हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूं, जिसमें आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम और ईजमेंट यानी सुखाधिकार, इन सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एलएलबी और बीएलएलबी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लॉन्ग में क्वेश्चन बहुत ज्यादा उनसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं, इनमें भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो 100% चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 50% चांसेस होते हैं, पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके क्वेश्चन लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर एक यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं जो भी बातें बताऊं आप एंड तक बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, और फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप पीडीएफ सिंपली डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चंस को पढ़ लेना। ओके, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या सॉल्व क्वेश्चन पेपर के वीडियो चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई सब्जेक्ट के मैंने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, और कुछ सब्जेक्ट मुझे अभी कवर कराने हैं, तो आप लोग एक बार जाकर के चेक करिएगा। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिएगा। अगर ना मिले तो आप कमेंट में सिंपली बता देना कि मैम अभी इस सब्जेक्ट का नहीं है, मुझे उसका चाहिए, आप बता देना, मैं उसका बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ सब्जेक्ट बचे हैं जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने हैं अभी, और उनको सॉल्व भी कराना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, बाकी मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। ओके, अब हम चलिए इसके डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, संपत्ति अंतरण की परिभाषा दें, वैध अंतरण की आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए, और किसका अंतरण हो सकता है, किसका अंतरण नहीं हो सकता है। तो इसमें देखा जाए तो लगभग आपके 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपको डिफाइन करना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है, और दूसरा क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं, और तीसरा आपको ये बताना है कि किसका अंतर हो सकता है, किसका नहीं अंतर हो सकता है। तो ये तो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग में तो पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि संपत्ति को डिफाइन नहीं किया गया है, यानी प्रॉपर्टी को इस एक्ट में कहीं भी किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज आप इसमें हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद ये लिख सकते हो कि संपत्ति का अंतर क्या है, उसको ये बता सकते हो कि किस सेक्शन में, सेक्शन 5 में इसको डिफाइन किया गया है। और उसके बाद आप लिखने के बाद कुछ केसेस बता सकते हो कि इस केसेस में ये बताया गया कि संपत्ति का अंतर होता क्या है, उसकी परिभाषा दी गई है। फिर इस तरीके से आप लिखते लिखते आपके 2 से 2.5 पेज तो ऐसे ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसके एसेंशियल एलिमेंट बता सकते हो। पहले एक जगह पॉइंट में लिख दो कि जैसे जीवित व्यक्ति होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, भविष्य वर्तमान में प्रभावी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट में पहले लिख दो, उसके बाद आप क्या इनको एक्सप्लेन कर दो, तो कुछ पेज आपका ऐसे हो जाएगा एक्सप्लेन करने से। और इसके बाद क्या अंतर किया जा सकता है, क्या अंतर नहीं किया जा सकता है, इसका भी आंसर दे सकते हो। सेक्शन 6 को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो कि सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि क्या आंतरित किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कुछ टोटल 9 पॉइंट के अराउंड बताए गए हैं कि इन पॉइंट को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं उनका ट्रांसफर किया जा सकता है, आप वो लिख सकते हो। यानी ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक पेपर सॉल्व कराऊं। आपका जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में अभी पेपर लगा हुआ है, कुछ बच्चों ने बताया 10 तारीख को पेपर लगा है। ठीक है, 10 मार्च को मैं कोशिश कराऊंगी कि उससे पहले आपका एक पेपर सॉल्व कर दूं, ताकि इसमें, क्योंकि ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे सेक्शन याद करने पड़ेंगे और केसेस याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी ईजी है और अच्छे से आप इसमें लिख सकते हो, और इसमें नंबर ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे नंबर मिले इस सब्जेक्ट में। ठीक है, बाकी का आप लोग समझ गए होंगे, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। बाकी का मैं जब सॉल्व कराऊंगी पेपर तो मैं उसमें कुछ डिस्कशन करा दूंगी। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का अंतर कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में विधि की विवेचना करिए। ठीक है, वैसे क्या है कि संपत्ति का अंतर केवल जीवित व्यक्ति को ही कर सकता है, लेकिन आजन्मा व्यक्ति जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ है
उसको अगर ट्रांसफर करना होगा तो कैसे किया जाएगा। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और कभी कभी ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि संपत्ति का अंतरण सिर्फ जीवित व्यक्ति को किया जा सकता है, अन्य को नहीं, इसकी विवेचना करिए। ये इस तरीके से स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा, तो आप पूरा सेक्शन बस बता देना कि किस सेक्शन में दिया गया है। आपका सेक्शन 13 में दिया गया है इसके बारे में, ठीक है, सेक्शन, उससे रिलेटेड केसेस। आप इस तरीके से एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लेना। थर्ड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम को समझाएं और इसके अपवाद लिखें, इस नियम पर आधारित लोक नीति क्या है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 100% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। कब बहुत बार ये शॉर्ट में भी बहुत पूछा गया है, लेकिन लॉन्ग के पर्पज से एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार करिएगा। और इसमें आप ये आपका सेक्शन 14 में क्वेश्चन दिया गया है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम बताया गया है। इसमें बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा आपको लिखने के लिए। आपको एक्सेप्शन बता सकते हो और इसके पीछे क्यों शाश्वतता के विरुद्ध नियम का कारण क्या है वो आप लिख सकते हो, केसेस अच्छे से कोट कर सकते हो, ठीक है। ये तो 3 हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर आप इसको 3 की जगह 4 कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्या एक आंतरणकर्ता ऐसी शर्त लगा सकता है जो आंतरण पर प्रतिबंध लगाती हो। ऐसी शर्त कब लगाई जा सकती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध शून्य है जबकि आंशिक प्रतिबंध वैध है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। ये तो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 50% के चांसेस हैं कि ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जब कब पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आंशिक प्रतिबंध क्या है और शाश्वत आंतरण क्या है, इस तरीके से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग में थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। अगर आपको स्किप भी करना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन जो 4 नंबर क्वेश्चन आपका और 5 नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इनको शामिल करिएगा। 100% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। निर्वाचन का सिद्धांत, ये शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और समाश्रित हित और निहित हित, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है शॉर्ट में और इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, अच्छे से इनको पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा खासा इनमें आप मैटर भी लिख सकते हो, ओके। इसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, लांबितवाद के दौरान संपत्ति के अंतर से संबंधित नियम प्रावधानों की संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत व्याख्या करनी है। यानी लांबितवाद क्या होता है, जब कोई मामला कोर्ट में चल रहा हो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से संबंधित क्या नियम है, क्या प्रावधान है, उसको डिस्कस करना होगा, ठीक है। केसेस के थ्रू आपको बताना है और मैगजिम जो है उसके थ्रू बतानी है, ठीक है। इसमें एक मैगजिम भी है, लांबित कार्यवाही कब प्रारंभ तथा समाप्त की जाएगी, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि लांबितवाद क्या है, या फिर लांबितवाद के दौरान संपत्ति के अंतर से आप क्या समझते हो। इस तरीके से शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये संपत्ति अंतर अधिनियम 1883 का के अंतर्गत प्रतिपादित जो नियम है भागिता पालन यानी पार्ट परफॉर्मेंस का जो सिद्धांत है, या फिर इसको आंशिक पालन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या सिद्धांत है और आपको केसेस के थ्रू उसको समझाना है। साथ में एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया गया है इसमें कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि संपत्ति अंतरण की धारा 53 का ढाल यानी बचाव है, तलवार नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 90% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दोनों में से कोई ना एक पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप इन दोनों टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इसको रखिएगा, ठीक है। इससे भी रिलेटेड आपका एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि पट्टा क्या है, इसकी परिभाषा देना है, इसके आवश्यक तत्व बताने हैं। पट्टा यानी लीज और अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस में डिफरेंस बताना होगा। ये क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आएगा तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐड होंगे। जैसे कि अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि पट्टाकर्ता पट्टाग्राहिता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। पट्टाकर्ता यानी लेसर और पट्टाग्राहिता यानी लेसी, इनके आपके राइट और ड्यूटीज भी पूछ ली जाएंगी। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, लेसी एंड लेसर, ठीक है। इसको आप करेक्ट करिएगा, ओके। चलिए,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पट्टा, एक जो पट्टा है यानी लीज है, इसको समाप्त कैसे किया जाता है, या इसको कब जब्त किया जा सकता है। ठीक है, आपसे वो परिस्थितियाँ भी पूछ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी दान की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना करिए। दान और विनिमय में अंतर बताइए। ये दान और विनिमय में अंतर कभी कभी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो एक आपका अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और कभी कभी आपका लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। ये तीनों टॉपिक एक साथ दे दिए जाते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा और इजी टॉपिक है, आपने गिफ्ट में भी इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि आपका ईजमेंट भी इसमें ऐड हुआ है, एक माइनर एक्ट है, और अक्सर जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है सबसे पहले कि सुखाधिकार की डेफिनेशन दीजिए, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देना होगा। उसके बाद उसके एसेंशियल एलिमेंट बताना है, फिर सुखाधिकार के विभिन्न प्रकार बताइए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब कभी कभी कुछ पॉइंट भी दे देते हैं। ये अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसकी जगह पे ये 5 मैंने पॉइंट लिखे हैं। कभी कभी इस तरीके से आ जाता है कि प्राकृतिक सुखाधिकार क्या है, आवश्यक सुखाधिकार, कल्प सुखाधिकार, प्रकट अप्रकट सुखाधिकार, प्रथागत अधिकार। इन पॉइंट को लॉन्ग क्वेश्चन में अलग अलग डिस्कस करना हो सकता है, और कभी कभी ये शॉर्ट में, जैसे ये वाला शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथागत अधिकार ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है। अब ये पूछ लें ये क्या है, तो आपको ये भी बताना होगा अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप इनको एक 1.5 पेज में आप लॉन्ग क्वेश्चन में बता सकते हो। ठीक है, सारे पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 2 मैंने क्वेश्चन और लिख दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कब क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा एक बार, कि विक्रय की परिभाषा देना होगा जिसमें आपको उसके आवश्यक तत्व भी बताने हैं, और क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व बताने हैं। ठीक है, अल्टरनेट कभी कभी पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन। जैसे धारा 53 में जो दिया गया है कपटपूर्ण आंतरण, क्योंकि इनसे शॉर्ट क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे विक्रय क्या है, विक्रय की परिभाषा बताना है, या विनिमय क्या है, एक्सचेंज जिसको कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। कपटपूर्ण आंतरण क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया ये तो। अब उसके बाद हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो अचल संपत्ति को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति क्या है इसमें आप बता सकते हो। आप कुछ केसेस भी लिख सकते हो कि इस केस में बताया गया कि ये चीज़ें अचल संपत्ति हैं। भूमि से संलग्न वस्तुएं क्या हैं, इस शब्दावली को डिफाइन करना है। आप बता सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें भूमि से संलग्न, जैसे पेड़ पौधे या कोई खंभा, कोई दीवार, कुआं, ये सारी जो चीज़ें हैं भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आपको ये डिफाइन करने के लिए आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना। संपत्ति का अंतरण, ये तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अंतरण क्या है, इससे आप क्या समझते हो। केस भी लिख सकते हो और सेक्शन भी इसमें मेंशन कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको फैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब केसेस आपको लर्न है, सेक्शंस वगैरह लर्न है, तो आप उन्हीं को लिखिएगा। बेवजह की खिचड़ी मत पकाइएगा, बेवजह का उसमें पेज मत भरिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेवेंट चीज़ें लिखिएगा। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, पूरे में पूरे तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी अच्छे मिलेंगे बाकी बच्चों के मुकाबले। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति का अंतर कौन कर सकता है। अब इसमें आप बता सकते हो कि भाई संपत्ति का अंतर कौन कर सकता है। जो व्यक्ति संपत्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम हो, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप सेक्शन 11 भी मेंशन कर सकते हो कि सेक्शन 11 में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए व्यक्ति सक्षम होना जरूरी है। और सक्षम होने में क्या है, 18 ईयर उसकी एज होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी स्वस्थ मस्तिष्क का हो, दिवालिया घोषित ना किया गया हो उसको। ये सक्षम व्यक्ति होते हैं, और सक्षम व्यक्ति ही संपत्ति का अंतर कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन, सत्यापन से आप क्या समझते हैं, यानी अटेस्टेशन। अब ये क्या है, सत्यापन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दस्तावेज के निष्पादन को अभिस्वीकृति करता है, अभिस्वीकृति देता है, यानी एक्नॉलेजमेंट देता है। ठीक है ओके, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है मौखिक आंतरण यानी ओरल ट्रांसफर क्या होता है। ओरल यानी बोल करके किया जाता है जब किसी चीज का ट्रांसफर, और जब कोई वस्तु या कोई भी चल या चल संपत्ति है 100 रुपए से कम की कीमत है तो उसका मौखिक अंतरण किया जा सकता है, और उससे ज्यादा का है तो फिर उसका लिखित में ही अंतरण होगा। परिलक्षित सूचना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। परिलक्षित सूचना और सूचना ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में शॉर्ट में पूछे गए हैं। जैसे 9 वाला सूचना भी इंपॉर्टेंट है। क्या संभावना मात्र का अंतरण किया जा सकता है, यानी जो संभावना मात्र का अधिकार होता है क्या इसका अंतरण हो सकता है, तो इसका अंतरण नहीं हो सकता है। तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7, 8 और 9 ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन विभिन्न संपत्तियों का उल्लेख कीजिए जिनका संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप यही लिख सकते हो कि जो आपका सेक्शन 6 है, ये आपका सेक्शन 6 में बताया गया है लगभग 9 ऐसे पॉइंट हैं जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है, केवल प्रवेश करने के अधिकार का, पुनः प्रवेश करने का अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है, भरण पोषण का अधिकार यानी राइट टू मेंटेनेंस जो है इसका अंतरण नहीं किया जा सकता है, केवल वाद लाने के अधिकार का अंतर नहीं किया जा सकता है, लोकपद इसका अंतर नहीं किया जा सकता है, पेंशन वृत्तिकाएं जो है उसका अंतर नहीं किया जा सकता है। ऐसे करके कुल मिलाकर के 9 पॉइंट दिए गए हैं जिनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आप ये लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतने में ही आपको जितने एग्जामिनर को नंबर देने होंगे इतने में ही वो दे देगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 11, 12, 13, 14, 15, ये पांचों क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम और निहित हित समासित हित में अंतर, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप पढ़िएगा। साथ में ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपका जो कपटपूर्ण आंतरण और भागिता पालन का सिद्धांत लांबितवाद, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया है कि इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर, विबंध का परोक्षण का सिद्धांत, ये जब कब पूछा जाता है। क्रमबंधन का सिद्धांत, ये भी पूछ लिए जाते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। मोचन का अधिकार, ये दोनों आपके बंधक से रिलेटेड क्वेश्चन है। 19 नंबर पे प्रत्याशन का सिद्धांत दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और क्रमबंधन का इस सिद्धांत जो है इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में दृश्यमान स्वामी नहीं बताया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये आपके एग्जाम में 2018 में आया था, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ लेना आप एक बार, शायद अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको लिख दो। बाकी ये आपका शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। और दान विक्रय में अंतर, ये भी आपका शॉर्ट में पूछा जाता है, तो शॉर्ट के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अनुज्ञात अभिवृद्धि तथा अतिधारण द्वारा अभिवृद्धि, ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपके। और पट्टा अनुज्ञप्ति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वस्वदाता कौन है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। बंधक और भार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 26 नंबर पे आपका है दुर्भरदान, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 27 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इसलिए चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका शास्त्रांतरण, ये भी कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये 29 नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखिएगा। अनुयोज्य दावे क्या है, यानी एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा है शाश्वत पट्टा, शाश्वत पट्टा क्या होता है, ये भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आवश्यक सुखाधिकार, आवश्यक सुखाधिकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 32 में दिया गया है अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया गया अंतरण, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपके क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये सीएसजेएमयू या बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ जहाँ भी इसका पेपर होता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से करिएगा। और जो जो मैंने क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बताए उनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। और बाकी कोशिश करिएगा जितने क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस कराए इन सभी को आप पढ़ लेना, इनके बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लेना, ओके। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर भेज देना या PDF भेज देना, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ,
ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जानकारी जरूर दीजिएगा, मुझे वेट रहेगा आप लोगों के कमेंट का। और हाँ, पिछला पेपर आपका कैसा हुआ CSS यूनिवर्सिटी वाले, आप लोग जरूर बताना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अभी बताया नहीं किसी ने। ओके, तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।